हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज डिस्कस करने वाले ये हैं कि जो आप लोगों के पिछले प्रश्न पत्र यानी जो पहले प्रश्न पत्र आ चुके हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो सोच लीजिए आप लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आज 2017 का कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? तो 2017 का, और सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी। इसको सॉल्व करेंगे, सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप कर कर कहीं भी मत जाइएगा। और भाई देखिए, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। अब थोड़ी सी ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र आपका हो जाता है यानी हिंदी का प्रश्न पत्र हो जाता है, ये कितने नंबर्स का होता है? तो ये टोटल नंबर्स जो आपके हो जाते हैं वो 25 नंबर्स हो जाते हैं, यानी कि 25 नंबर्स का ये पेपर आता है। और इसमें आपको लाने कितने होते हैं? तो 12 नंबर्स यानी कि 12 नंबर्स लाने होते हैं। आप जब 12 नंबर लाएंगे तो आप सेफ जोन में हो जाएंगे। और सिर्फ सेफ जोन में होना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें अच्छा परसेंटेज लाना है, क्योंकि भीड़ में हम अलग कैसे दिखेंगे? तो अलग मेहनत करके। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे भीड़ से अलग दिखने के लिए हमें क्या करना है, कुछ अलग करना है, कुछ ज़्यादा एफर्ट मारने हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होती है ना। अगर 12 नंबर्स आ गए और हम सेफ जोन में हो गए तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एक नंबर भी कम हो जाता है तो आपकी लग जाती है बैक। और जब बैक लगती है तो आपको क्या होता है, जैसे एक सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग जाती है तो आपका सेमेस्टर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर आपको जिस सब्जेक्ट में बैक लगती है उसमें क्या करना होता है, उसका फिर से आपको एग्ज़ाम देना होता है, उसका फिर से पेपर देना होता है। तो आप लोगों के लिए ही दिक्कत होती है कि अगले सेमेस्टर की भी तैयारी करें प्लस हम पिछले सेमेस्टर की भी तैयारी करें, तो बड़ी दिक्कतें होती है। प्लस क्या होता है कि भाई बैक बुरा ही माना जाता है। तो हम ऐसा क्यों करें? हम अच्छे से पढ़ाई ही ना कर ले, अच्छे से चीज़ों को समझ ही ना लें, जो एक ही बार में हम चीज़ों को क्लियर कर ले जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, कोई भी जैसे कोई नई जगह पे जाता है तो उसको चीज़ें ज़्यादा समझनी होती हैं, और जब वो वहाँ पे रहने लगता है तो उसको महारत हासिल हो जाती है। यही चीज़ है ना। तो आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, और जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको ये सभी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, यानी अभी अभी आपने क्या किया है, कहीं नई जगह पे आप पहुंचे हैं, वही चीज़ है ना। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों से हम क्या कराएंगे, अवगत कराएंगे। तो यहाँ पे बात हम ये कर रहे हैं कि आप लोगों का जो ये पेपर हो जाता है तो टोटल 25 नंबर का होता है। इसमें आपके 5 क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप यानी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद 6 to 11 आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय टाइप। उसके बाद आपके 12 to 18 क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, शॉर्ट टाइप यानी कि लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। टोटल मिला के आप लोगों के 25 नंबर्स का ये पेपर होता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पे नेगेटिव का भाई नेगेटिव उसको चूज करना है। ये नहीं कि जो है उस पर टिक करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देवनागरी लिपि में क्या होती है, ये सरलता होती है, जैसा बोला जाता है सेम टू सेम वैसा ही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने क्या बोला, का बोला, तो ऐसा तो नहीं है खा उसमें झलक रहा है, या आपने खा बोला तो उसमें गा झलक रहा है, ऐसा नहीं है ना। किसी एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। देखिए यहाँ पे ये गलत है। क्यों? क्योंकि शिरोरेखा किसको कहते हैं, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो ऊपर जो ये लाइन बनाते हैं उसको कहते हैं शिरोरेखा, और शिरोरेखा होती है मस्ट यानी कि ज़रूरी होती है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक यानी कोई ज़रूरी नहीं है, केवल अलंकरण के लिए है। तो ऐसा ये गलत हो जाता है। इस तरह से ये जो श ऑप्शन यानी स ऑप्शन है
ये आपका राइट है, और नहीं यहाँ पे पूछा है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। और द ऑप्शन देख लेते हैं, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये तो सही है भाई, है ना। आप छोटा बोले या बड़ा बोले, जो भी आप बोलेंगे वो निकलता है। ऐसा नहीं कि छोटा में बड़ा छिपा है, बड़ा में छोटी छिपी है, छोटी में बड़ी छिपी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यंजन है, शब्द है, स्वर है या वर्ण है। तो भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो वर्ण हो जाता है, और जिन लोगों ने द ऑप्शन को चूज किया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्णमाला का आशय है। तो शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से और शब्द रचना से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, वर्णमाला का आशय है। अब एक ऑप्शन में आपको क्या दे सकते हैं कि वर्णों के समूह से, और एक ऑप्शन तो दिया है वर्णों के व्यवस्थित समूह से। तो यहाँ पे क्या चीज़ सही हो जाएगी? शब्द के समूह से ये नहीं है, वर्णों के संकलन से ये भी नहीं है, शब्द रचना से ये भी नहीं है, वर्णों के व्यवस्थित समूह से ये है। और एक ऑप्शन बनाया जा सकता है और बना दिया जाता है कि वर्णों के समूह से, तो नहीं व्यवस्थित समूह से होता है। जैसे आपने लिखा छोटा से ज्ञा तक आपने लिखा। अब ऐसा नहीं है कि आपने का पहले लिखा, घा फिर लिखा, अड़ा लिखा, छोटा फिर लिखा, फिर आपने ज्ञा लिखा, आपने फिर श्रा लिखा, फिर सा लिखा, ऐसा नहीं। आपने क्या किया, सारे वर्ड्स लिख दिए, लेकिन आपने तितर बितर लिखे, इधर उधर लिखे। ये ऐसे नहीं लिखा कि हाँ ये पहले आता है, छोटा पहले आता है, बड़ा बाद में आता है, छोटी पहले आती है। ऐसे अगर आपने नहीं लिखा तो वो आपका गलत माना जाएगा। और वर्णों के व्यवस्थित समूह यानी व्यवस्थित हो वो, तभी वो आपका सही होगा। तो इस तरह से वर्णमाला का आशय होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह से। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है? 55 मानी जाती है, 52 मानी जाती है, 50 मानी जाती है या 48 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? तो यहाँ पे जो आपका बा ऑप्शन है यानी 52 यानी कि 52 मानी जाती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होते हैं 11 तो आपके स्वर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 11 आपके स्वर हो जाते हैं। 33 क्या हो जाते हैं? 33 आपके व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 33 व्यंजन हो जाते हैं। और आपके देखिए 4 क्या हो जाते हैं? 4 आपके ऊष्म व्यंजन इसमें हो जाते हैं। और संयुक्त तो आपके 4 हो जाते हैं, छ, त्रंग, यौ और श्र हो जाते हैं। और अंतस्थ या, रा, ला, वा ये आपके 4 हो जाते हैं। तो ये सब टोटल मिला के। और हाँ स्पर्श व्यंजन आपके कितने हो जाते हैं? तो 25, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये सभी मिला के 25 होते हैं। तो टोटल जब मिलाएंगे आप तो वो कितने होंगे? 52 होंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि उसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ कितने होते हैं, ऊष्म कितने होते हैं, सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे बस यही है तो इसी को आपने कर लिया और नोट्स नहीं बनाए। नोट्स आप लोगों के सच्चे साथी हैं, नोट्स बनाते हुए आप लोग चलेंगे। क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठते हैं और जब नोट्स नहीं होते हैं फिर आप क्लास देखते हैं तो उसमें लग जाता है टाइम। और आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के 3 ही दिन में पेपर होंगे, किसी दिन 2 पेपर, किसी दिन 3। रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है। और जो 50 नंबर के पेपर होते हैं उसमें 2 घंटे मिलेंगे और जो 25 नंबर के पेपर होंगे उसमें 1 घंटा मिलता है। तो इस तरह से जिसने अच्छी से तैयारी कर रखी वो उनके लिए तो इनफ है। लेकिन जिन्होंने तैयारी ज़रा सी भी लापरवाही की तैयारी करने में, तो उनके लिए वो टाइम ऐसा लगता है कि कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चला। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अयोग वह है, विसर्ग है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है। तो अयोग वह जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? विसर्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। और जैसा कि मैंने बताया कि 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब चलते हैं, देखते हैं आप लोगों के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। तो अभी डिस्कस किया हिंदी भाषा के व्यंजन वर्ण जो उच्चारण स्थान, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, इसमें टोटल कितने होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 25। तो जब कंठ से, जैसे जब आप बोलते हैं क, खा, गा, यानी किस पे जोर पड़ा? कंठ पे पड़ा। तो क्या हुआ
तो ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। अब जब आप दंत जो होते हैं, तो जब आपकी जबान दांतों से टकराती है, जैसे ता, था, दा, धा, ना, तो आपकी ये दंत हो जाते हैं। और आपके ओष्ठ, ओष्ठ जैसे आपने पा, फा, बा, भा, मा, ये आपने बोला तो क्या हुआ, तो ये आपकी ओष्ठ हो गए। देखिए आप बोल के देखिए, पा, फा, बा, आपकी ऊपरी होंठ निचली होंठ से टकरा रही है, तो यानी ये क्या हो गए, ये ओष्ठ हो गए। तो इस तरह से। और ट, आपके ट, ठ, ड, ढ, ये कौन से होंगे, ज़रा आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताएंगे, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रखी है। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप लोग भी दिया कीजिए। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए। संयुक्ताक्षर अभी बताया कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 4। और कौन कौन से होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और श्र होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार कि ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और श्र। आंसर भी दिखा देते हैं हम आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए भाई, हाँ ये अच्छा, ये वाला आपका हो गया। यहाँ पे रुकिए एक सेकेंड भाई, चलिए क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये आपका संयुक्त व्यंजनों को लिखिए, ये हो जाएगा। और क्षत्रिय वाला जो छा है, वर्ण किसके योग से बना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, जो क्षत्रिय वाला छा है, दो ये संयुक्त है, और संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ। अब ये 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिससे ये जुड़ा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका क्षत्रिय वाला छा जो है, ये वर्ण हो जाता है का, ये क्या हो जाता है का, और प्लस क्या हो जाता है, पिछरी शा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया है। क्यों नहीं कंप्लीट किया है, आप लोग समझिए। इसमें हलंत लगा होता है, का, हलंत प्लस पिछरी शा। और अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। अब 4 ऑप्शन आपके लिए दे देंगे, एग्जामिनर आपके सामने रख देंगे, जिसमें एक में हलंत लगा होगा, एक में हलंत नहीं लगा होगा। कभी कभी ऐसे दे देते हैं, एक में पिछड़ी शाह में हलंत लगा होगा और एक में पिछड़ी शाह में हलंत नहीं लगा होगा। लेकिन राइट क्या होगा, राइट वो होगा जिसमें का, हलंत प्लस पिछड़ी शाह, ये चीज़ याद रखिएगा। और कभी कभी एक और रूप दे देते हैं, इसका एक और रूप है, मैं आपको बताती हूँ। का, हलंत प्लस पिछड़ी शाह प्लस, और अगर इसमें हलंत लग जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, छोटा आ, ये रूप भी दे देते हैं। अब ये रूप देखकर क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा तो मैंने नहीं देखा था, ये यहाँ पे कैसे आ गया। का, हलंत प्लस पिछड़ी शाह हमने देखा, लेकिन का, हलंत प्लस पिछड़ी शाह, हलंत प्लस छोटा आ नहीं देखा, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, दिक्कतें आ जाती हैं। हलंत का मतलब ये होता है कि कोई भी अक्षर है, जब हलंत लग जाती है तो वो आधा मान लिया जाता है। और वो आधा जाता कहाँ है, वो क्या होता है आधा, तो वो हो जाता है छोटा आ। और वो छोटा आ जब आप उसको दर्शाएंगे तो इस तरह से, तब ये तो अधूरा ही है, प्लस ये भी अधूरा हो गया और छोटा आ गया तो उसको पूरा कर देगा। तो इस तरह से का, हलंत प्लस पिछड़ी शा प्लस आ हो जाएगा, और इसमें हलंत भी लग जाएगा। क्लियर है ना चीज़ें। कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी स्टडी को लेकर हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर दिक्कत है तो फिर बेकार है ना। क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। तो समानार्थी शब्द क्या होते हैं, समानार्थी जो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश को और क्या कहेंगे, आसमान भी कहेंगे, गगन भी कहेंगे, नभ भी कहेंगे, अंबर भी कहेंगे, है ना। आप कोई भी इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। धरती को क्या बोलेंगे, भू बोल देंगे, वसुंधरा बोल देंगे। कमल को क्या बोल देंगे, जलज बोल देंगे, पंकज बोल देंगे। तो इस तरह से एक ही चीज़ को हम कई नामों से पुकारते हैं। तो जब उसको हम कई नामों से पुकारते हैं तो वो क्या होता है, वो समानार्थी होता है, या उसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपका जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, अब आपको हम अगर सरल भाषा में बताएं तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं से वो टकरा रहे होते हैं। जैसे कंठ से टकराए
तो वो कंठ हो गए। दंत से टकराए तो वो दंत हो गए, यानी दांतों से जीभ टकराए तो वो दंत हो गए। होठों से टकराए, जब हम बोले तो ओठ से ओठ टकराए तो ये वो ओष्ठ हो गए। तो इस तरह से। और इसमें क्या होता है, जैसे आपका का होता है, जैसे मान लीजिए आपका का है या आपका खा है या गा है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, वो वे स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। और स्वर क्या है, छोटा, बड़ा, छोटी, ये हो गया ना, तो ये स्वर हो गए। अब यहाँ पे हमने ये क्यों लिख दिया, अभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा वेट करिए, है ना। तो जब हम यहाँ पे हलंत लगा देंगे और छोटा आ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तब ये पूरा का बनेगा, यानी इसका रूप ये है। और जब छोटा आ हमने मिलाया, यानी स्वर की सहायता से वो बोले गए। तो इसलिए व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर क्या है, वो किसी की भी सहायता से नहीं, वो एकदम से स्वतंत्र है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र क्या है, तो स्वर, और जो सहायता से बोले जाते हैं वो क्या है, तो वो व्यंजन हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो कौशल कौन कौन से हो जाते हैं, सुनना हो जाता है, बोलना हो जाता है, पढ़ना हो जाता है और लिखना हो जाता है। सबसे पहले देखिए, आपको एक ट्रिक हम बताते हैं, सुबो पाली। सुबो पाली से आप कैसे याद रखोगे, सु से सुनना, बा में ओ की मात्रा बो, सुबो बोल, बा में ओ की मात्रा बोलना, और सुबो पा से पढ़ना, और ली से लिखना। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, सुबो पली भी लिख सकते हो, सुबो पाली भी लिख सकते हो। इस ट्रिक से आप लोग इसको समझ सकते हो। तो इसमें क्या होता है, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, उसके बाद क्या करता है, बोलता है, और उसके बाद क्या करता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद लिखता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने सुना और लिखना स्टार्ट कर दिया। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि आता है, सभी के माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। खैर, लेकिन ऐसा होता है कि सबसे पहले बच्चा सुनेगा और फिर बोलेगा और फिर लिखेगा और फिर पढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे पूछ ले जाते हैं, ऐसा करके इंग्लिश में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोगों के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। अब देखते हैं, अब आप लोगों के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, उसमें क्या क्या है भाई, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हैं। बहुत शॉर्ट में इनको समझाएंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग में तो वो किताबी भाषा होगी, तो किताब से तो आप भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपके पास भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन होगा, और सभी के पास जो पढ़ते लिखते हैं उनके पास कलेक्शन तो होता ही है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो जो विराम चिन्ह होते हैं, देखिए आपका पूर्ण विराम होता है, अर्ध विराम होता है, अल्प विराम होता है, हंस पद होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। तो ये सभी चिन्ह हो जाते हैं, कोष्टक होते हैं। तो जो आपका विराम चिन्ह होता है, जैसे पूर्ण विराम होता है ना, तो पूर्ण विराम आप इस तरह से लगाते हैं। और इसका यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ जब आप करते हैं, जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है मैंने बोला, और लास्ट में मैंने क्या किया, इस डंडे का यूज़ कर लिया। अब ये डंडा यानी कि ये पूर्ण विराम है ना। तो ऐसे ही कुछ भी मैंने कह दिया कि वो विद्यालय जाता है, अब वो विद्यालय जाता है जैसे मैंने बोला, और मैंने अपने बात को कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैंने क्या किया, इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया। अब देखिए, जो आपका अल्प विराम हो जाता है कुछ इस तरह से होता है। जो ये चिन्ह होता है वो कब यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने दो चीज़ों का नाम लिया, जैसे राम श्याम, सीता गीता, या कोई सब्जी ले लीजिए, मूली गाजर, है ना, ऐसे करके कुछ भी आप नाम ले ले, उसमें बीच में आप हल्की से क्या करते हो, सांस लेते हो ना। जैसे आपने कहा राम श्याम, ऐसे लगा, सामने वाले को भी लगा कि हाँ आपने हल्की सी सांस ली है, और आपने ली है, मगर कितनी, बहुत थोड़ी सी। तो वो ये चिन्ह प्रकट करता है, तो इस चिन्ह को लगाते हैं। और ये चिन्ह कौन सा कहलाता है, अल्प विराम। अर्ध विराम यानी ऊपर एक बिंदी होती है, और इस तरह से ये आपका ये क्या हो जाता है, अर्ध विराम। इसका मतलब क्या होता है कि पूर्ण विराम का आधा और अल्प विराम से ज़्यादा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अर्ध विराम। उसके बाद हंस पद होता है। हंस पद के लिए मैंने एक आप लोगों को ट्रिक बता रखी है कि जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, हम लिख रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम वो उस काम को सही कर लेते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, हम हंसने लगते हैं, हम खुश हो जाते हैं।
यहाँ पे हंसने से मतलब है, हम हंसने लगते हैं तो हम क्या करेंगे हंसपद। और कुछ इस तरह से ये त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहलाता है। हंसपद भी इसको आप कह सकते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह भी आप कह सकते हो। तो इस तरह से अब मैंने जैसे गलती क्या की, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने गलती क्या की। जैसे मैंने लिखा कि राधा सुंदर है, क्या है, राधा सुंदर है। और मुझे लिखना क्या था, राधा बहुत सुंदर है, लेकिन मैं बहुत तो गई भूल। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस चिन्ह का यूज़ करूँगी और इस चिन्ह का यूज़ करने के बाद क्योंकि मैं बहुत भूली हूँ तो बहुत को मैं क्या करूँगी ऊपर लिख दूँगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हंसपद इस तरह से। और आपका एक लाघव चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह जो होता है वो कैसा होता है, तो लाघव चिन्ह जब आप कोई चीज़ लॉन्ग में लिखते हैं, जैसे फिर आप सोचते हैं यार लॉन्ग में ना लिखें, हम इसको शॉर्ट में लिख लें, है ना। जैसे आप लिखते हैं प्रश्न उत्तर, तो पा में रा और शरीफे वाला आधा शाह और ना आप लिखते हैं, फिर छोटू आधा ता और फिर पूरा ता और फिर रा, प्रश्न उत्तर। तो जब ये लाघव चिन्ह यानी इस तरह से सर्किल बना होता है, जब आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको कितना लिखना होता है, पा में रा लगा दिया और आपने क्या किया, इस चिन्ह का यूज़ कर लिया। उत्तर लिखना है तो आपने छोटू बनाया और इस चिन्ह का यूज़ कर लिया। जैसे आपने डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर ड में आ की मात्रा, ध का ट और रा और ऊपर चांद बनाया, नहीं बनाया। हमने क्या किया, हमने डॉक्टर का ऐसे करके और ऊपर से हमने ये चिन्ह लगा दिया। तो ये कौन सा, लाघव चिन्ह कहलाता है। चीज़ें क्लियर है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नाम लेकर भी पूछे जा सकते हैं कि इन चिन्हों के बारे में बताओ, प्रश्नवाचक। हाँ, और एक हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जब हम कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, तो क्या तुमने खाना खाया, मैंने क्वेश्चन किया। क्या वो स्कूल गया, है ना। क्या तुम सो गए, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन किया। और उसके लास्ट में जब हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हम चिन्ह का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो अशुद्ध उच्चारण क्यों होते हैं, जैसे अब हम आपको बताते हैं कि अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो भी अशुद्धता आ ही जाती है। क्यों, क्योंकि आप थके हुए हैं, थकान से चूर चूर हैं और आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आप में गलतियां होने लगेंगी। और भाई कोई देखेगा तो ये कहेगा अरे इनने गलत कर दिया है, गलती कर दी, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि हाँ ये थकान की वजह से ऐसा हुआ है ना। और ये क्या होता है कि एक रहन सहन का भी मामला होता है कि जैसे जो बोल रहा होता है, अब यहाँ पे अशुद्ध उच्चारण की बात की गई है, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, तोतली ज़बान में बोलते हैं, और हम भी क्या उनके साथ कर देते हैं, हम भी उनके साथ तोतली ज़बान का यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि बच्चों को, अगर बच्चे बोल भी रहे हैं तो उनके तलफ़ुज़ को सही करना चाहिए, ना कि हमको उनका साथ देना चाहिए और वैसे ही बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। और अशुद्धता इसके लिए भी आती है कि जैसे बच्चे में कोई जैसे ज़बान लगना होता है, ये सभी चीज़ें, तो उसमें भी अशुद्धता आती है। और क्या होता है कि जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्कूल को स्कूल बोल देते हैं और पाठशाला को पाठशाला बोल देते हैं, तो ये उनके क्षेत्रीय प्रभाव होता है, तो इससे भी क्या होती है, अशुद्धियाँ आती हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें ध्यान भाई यही देना है कि अगर उसमें कोई बोलने में उसमें कमी है, कि जैसे बच्चे की ज़बान लग रही है या इस तरह से कुछ, तो उसका इलाज करना चाहिए, है ना। और अगर उसकी क्षेत्रीय भाषा है उस तरह से वहाँ से वो बोल रहा है और फिर दूसरी जगह पे आया अगर वो बोल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, यही चीज़ हो जाती है। और बच्चे से ज़्यादा अच्छे तलफ़ुज़ में बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर वो तोतली ज़बान में बोल रहा है तो हम भी उससे तोतली ज़बान में ही बात करें। ये क्या होगा, ये फिर अशुद्धि इसमें रह जाएगी। और अगर अशुद्धि का निराकरण करना है तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, उस पर भाई थोड़ा सा जोर ज़रूर देना चाहिए। तो यही सभी चीज़ें आपको लिखना है। बाकी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो भाई डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से इलाज कराएं, है ना, ये चीज़ें हो जाती हैं। और उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।
जो उच्चारण शिक्षण की विधियां हो जाती हैं, तो इसमें क्या हमें करना है कि हम कोई चीज़ का जब उच्चारण कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि देखिए, जब हम चीज़ों को समझ रहे हैं और उसको क्या करेंगे, हम अच्छे से समझेंगे, तभी तो हम चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, और चीज़ों को समझेंगे ही नहीं तो हम उसको क्लियर क्या कर पाएंगे। तो यही चीज़ें आपको बस लिखनी है। और छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, लिखिए। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए, और उसके बाद है अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण लिखिए। तो अर्धविराम पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पूर्ण विराम पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी चीज़ें बस आपको उसी तरह से लिखनी है। और लेखन शिक्षण की विधियां जो हो जाती हैं, तो उसमें मॉन्टेसरी विधि हो जाती है, फ्रोबेल विधि हो जाती है। इन सभी विधियों के बारे में आपको जानना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर कहीं पे कोई डाउट्स या कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है। और भाई अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक तो रोज़ करना रहता है और सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना रहता है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।